चलिए अब देखिए, हम लोग जो है पांडास के डेटा फ्रेम पे आ गए थे। डेटा फ्रेम क्या है, उसमें कॉलम्स है और रो वाइज इंडेक्सिंग है। दोनों की डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, नो मैटर कि लेबल क्या है, लाइक लेबल क्या हो सकते हैं, नेम, एज, जेंडर, जैसे एक्सेल में होता है। रो वाइज इंडेक्सिंग एक्सेल में क्या होती है, 1 2 3 4 5। तो यहां भी बाय डिफॉल्ट नो मैटर बाहर से क्या दिख रहा है, इंटरनली एक इंडेक्सिंग तो रहती ही है। और आपको पता है कि पाइथन की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो रो वाइज भी इंडेक्सिंग क्या हुई, 0 1 2 3 4 5। रो वाइज इंडेक्सिंग भी क्या हुई, यानी कॉलम वाइज इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। अपरेंटली क्या है, एक और लेबल्स है, नेम, एज, जेंडर। तो आई होप कि हम लोग ने यहां तक कर लिया था, क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब हम कॉलम सिलेक्शन पे थे, ठीक है। तो हम लोग स्लाइसिंग कर रहे थे। तो कोई भी इशू हो या मैं गलत जगह से शुरू कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। बस मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आई थिंक हम लोग को कॉलम सिलेक्शन से शुरू करना था। और कोई पुराना पूछना होगा तो कोई पुरानी चीज पूछनी है, रिपीट करवाना है तो बता दीजिए। हाँ ठीक है। अब ये देखिए, मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पैकेज को कॉल किया, इंपोर्ट पांडास। बार बार पैकेज का नाम लिखना है तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, जस्ट एज पीडी एलियास, एक छोटा नाम। अब मैं यहां डिक्शनरी से बना रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक डिक्शनरी से बना रहा हूं। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या होती, की और वैल्यू। की में क्या है, 1, एक जस्ट नेम। और आप लोगों को पता ही है कि जब की डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो कीज क्या बनती है, कॉलम के नेम बन जाते हैं। वैल्यूज क्या है, वो एक कॉलम की सारी वैल्यूज बन जाती है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज। एक सेकंड, मैं म्यूट कर देता हूं। तो पीडी डॉट सीरीज में क्या डेटा है, कुछ 1 2 3। और मैंने डेलिबरेटली एक इंडेक्स दे दिया है एबीसी। दूसरी की है, उसका नाम है की का नाम है 2। और वैल्यूज में मैंने लिख दिया पीडी डॉट सीरीज। ध्यान रखिएगा, सीरीज का जो फंक्शन है ना, इसमें कैपिटल एस से शुरू होता है। यहां पे मैंने कुछ वैल्यू दे दी है 1 2 3 4, इंडेक्स है एबीसीडी। अब देखिए ये जो है रो वाइज इंडेक्सिंग है, मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सपोज मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डेटा बनाता हूं, सपोज एक पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखा मैंने। यहां पे मैं एक लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर रहा हूं, और एक लिस्ट क्या होती है, एक रो की तरह बिहेव करती है। तो चलिए एक रो मैं पास कर रहा हूं, क्या, अमित, पट्टी, कुछ एज है, मार्क्स है इनके मैथ में 100, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे कॉमा, दूसरी लिस्ट, सुमित, कॉमा, एज है इनकी कुछ 40, मार्क्स है इनके कुछ 98, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं। इंपोर्ट पांडास इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोगों ने अभी तक रन नहीं किया है। देखिए बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये नोटबुक फिर से शुरू की है। तो इस नोटबुक में कहीं भी आपने एक बार इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया, तो जब तक आप इस नोटबुक को बंद नहीं करते, ये पूरे जुपिटर नोटबुक पे काम करेगा। क्योंकि अभी तक मैंने इस पे कहीं कुछ ना रन किया, तो इसलिए ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए डेटा फ्रेम बन गया मेरा। ये पहली रो का डेटा है, अमित इतना इतना, ये देखिए बाय डिफॉल्ट देखिए मैंने कुछ बताया नहीं है इसको इंडेक्सिंग। तो देखिए कॉलम वाइज इंडेक्सिंग इसने क्या की, 0 1 2। रो वाइज इंडेक्सिंग ली 0 1, ठीक है। अब सपोज मुझे इसे इंडेक्स देना है, तो मैंने क्या किया, कॉलम पहले लिया। कॉलम नाम का हाइपर पैरामीटर है, आपको चेक करना है। आप यहां जाइए, शिफ्ट
दबाए दबाए टैब दबाइए। तो देखिए डेटा है इंडेक्स से कॉलम से, यह हाइपर पैरामीटर। जब भी किसी फंक्शन के जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर के ये जो पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, मैं इसको बार बार हाइपर पैरामीटर बोलूंगा। तो जब भी मैं हाइपर पैरामीटर बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि इस फंक्शन के अंदर ये कस्टमाइजेबल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट ये पहले इंडेक्स से कॉलम है, नेम वाइज आर्गुमेंट, यानी नाम देके लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे हो। देखिए यहां पे कॉलम के नेम दे रहा हूं। अब देखिए लिस्ट का फॉर्म क्यों किया, याद कीजिए पाइथन में जब भी एक से ज्यादा वैल्यू कहीं पास करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं पास कर सकते कि मैं ऐसे लिख दूं नेम फिर कॉमा एज। एक से ज्यादा वैल्यू पास करने के लिए मुझे इसे लिस्ट में डालना होगा। तो मेरे पास 3 कॉलम है, नेम एज और मार्क्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। इसको रन कर देते हैं तो देखिए यहां पे क्या आ गया, कॉलम के नेम है, नेम एज मार्क्स। ठीक है, मुझे इंडेक्स भी देने हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 है, इंडेक्स दे दिया मैंने। P1 पर्सन 1, P2 P3। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इशू आ गया। ये कह रहे हैं अच्छा जब भी कोई इशू आए तो हमें कुछ नहीं करना है, एकदम सबसे पहले एकदम लास्ट लाइन में जाना है। ये कह रहा है लेंथ ऑफ वैल्यूज 2 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 3। तो कह रहे हैं कि आपके पास जो लेंथ ऑफ वैल्यूज जो है, वैल्यू 2 ही है लेकिन आपने इंडेक्स 3 पास कर दिया है। तो चलिए ये तो डायरेक्टली समझ में आ गया। नहीं समझ में आया एरर तो अपनी लास्ट लाइन की एरर को कॉपी करना है, ब्राउजर में पेस्ट करना है और अपना स्टैक ओवरफ्लो या जहां से भी सॉल्यूशन आपको दिखता है हमको वो सॉल्व करना है। तो एक हम लोग ये हटा देते हैं, तो ये देखिए इंडेक्सिंग आ गई। ठीक है, तो ये जनरल हमारा तरीका है। इसको एक ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं ताकि रिप्रोड्यूस करें, यानी कि हम बार बार इसको बता सके, डीएफ एक नाम से कॉल कर सके, रीयूजेबल बार बार यूज हो सके। अब ये डीएफ बन गया, ये मैनुअली डेटा लिखा, लेकिन रियल लाइफ में हम डेटा मैनुअली लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें जानना हर चीज है। इसी डीएफ को मुझे सीएसवी में राइट करना है, तो मैंने डीएफ क्या किया, 2_CSV, इसको मैंने क्या किया, new.csv, है ना। सीएसवी में राइट करना है, सीएसवी बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ओपन होती है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, यानी एक वैल्यू एज इट इज लिखी गई, इसके बाद कॉमा है, 30 के बाद कॉमा है। ठीक है, तो जहां उसे कॉमा मिलता है उसे तोड़ के दूसरे कॉलम में डालती है। कॉलम क्या है, ये एक जो सीधा सीधा दिख रहा है ये कॉलम है। तो देखिए मैंने इसको राइट कर दिया df.to_csv। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। अब होता क्या है, जब मैं रन करूंगा ना तो ये पूरा पास हो जाएगा, कॉलम नेम, रो वाइज इंडेक्सिंग भी। ठीक है, अगर आप रो वाइज इंडेक्सिंग नहीं चाहते क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ओपन होगा तो वहां तो 0 1 2 3 है, लेकिन यहां चूंकि हमने P1 P2 दे दिया है, 0 1 2 से अलग है, तो चलो इसको रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि ये ऑड लगता है 0 1 2 और एक्सेल में भी 0 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं। चलिए इसको रन कर देते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब हो गया कि ये रो वाइज इंडेक्स, देखिए ये जो इंडेक्स है ये पास नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए इसको राइट कर दिया तो हम रीड करते हैं, pd.read_csv। यहां पे अपनी फाइल का नाम दे देते हैं, Ctrl+C। ठीक है, चूंकि हमने इंडेक्स हटा दिया था तब तो क्या हुआ कि ये इंडेक्स इसने हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 1 इसने रख लिया। ठीक है, जो एक्सेल में है, तो एज इट इज ये पूरा मेरा रीड हो गया। तो आपको जब काम करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप जब अपने आपकी जो भी CSV फाइल है या एक्सेल की है आप उसे रीड करेंगे, जब याद रखिए कि एक थंब रूल है, अगर आप पांडाज का फंक्शन यूज करके रीड कर रहे हैं तो दोस्तों आपका रिजल्ट क्या होगा, एक डेटा फ्रेम होगा। क्योंकि पांडाज क्या है, अगर सिंगल कॉलम है तो सीरीज एंड मोर देन वन कॉलम है तो डेटा फ्रेम। तो जब आप पांडाज का फंक्शन यूज करोगे तो रिजल्ट भी डेटा फ्रेम होगा, उस डेटा फ्रेम पे कुछ काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी डेटा फ्रेम होगा।
सिमिलरली अगर numpy के फंक्शन का यूज करके अगर आप रीड कर रहे हैं कोई फाइल, तो रिजल्ट आपकी numpy होगी। numpy पे अगर कोई फंक्शन आप यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी numpy होगा। तो एक थंब रूल याद रखना। अब देखिए, मैं ये इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स हटा दे रहा हूं, तो ये मेरे दिए हुए इंडेक्स को रखेगा। सेम फाइल पे फिर से राइट कर देते हैं, कोई एरर नहीं, अब रीड करते हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरे इंडेक्स जो राइट किया ना, तो राइट P1 और P2 किया, इसको भी एक कॉलम की तरह, लेकिन यहाँ पे कॉलम नेम तो था नहीं, तो एक्सेल ने इसको अपने से एक नाम दे दिया अननेम्ड 0। और जब मैंने रीड किया तो एक्सेल की जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 है ना, वो भी इसने उठा ली। तो इस तरीके से आ गया आपका डेटा। तो जब 0 1 2 हो तो हमें सिंपल प्रैक्टिस क्या रखनी है कि यहां पे इसके नीचे लिख देता हूं, हमें क्या करना, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना है। सेम पे राइट हो गया, इसको कोई बात नहीं, अलग नाम दे सकते थे बट राइट हो गया तो रहने देते हैं। ठीक है, अब मेरा डेटा समझे। अब इसको आने के बाद हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो दूसरे तरीके हैं। तो ये है दोस्तों हमारा डेटा फ्रेम जो हम काम करेंगे। तो मैंने इसलिए बताया कि इंडेक्स क्या है, कॉलम नेम क्या है, आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर रहा हूं और मैं एक डिक्शनरी से डेटा बना रहा हूं। तो डिक्शनरी से क्या है बनाना, एक बड़ा सिंपल है कि मैं की वैल्यू दूं तो की जो है कॉलम बन जाएगी। वैल्यू में मैंने लिखा पीडी डॉट सीरीज 1 2 3 इंडेक्स में एबीसी, कामा एक दूसरी की वैल्यू पेयर, एक की है 2 पीडी डॉट सीरीज 1 2 3 इंडेक्स एबीसी। सीरीज इसलिए बनाया, डेटा की जगह पे सीरीज से डेटा पास किया, क्योंकि सीरीज में आप इंडेक्स भी बता सकते। तो अब क्या करेगा, देखिए डिक्शनरी से जब मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूं तो कीज तो उठाएगा ही उठाएगा कॉलम बनाने के लिए। चूंकि यहां सीरीज में इंडेक्स था तो ये इंडेक्स भी उठाएगा। अब इन दोनों को मिला के जो सबसे बड़ी वाली इंडेक्स है वो वाले इंडेक्स उठाएगा। तो ए बी सी डी, इसको हम रन कर देते हैं। ये डी को मैंने अपने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया, तो ये पांडास का डेटा फ्रेम बनाएगा। ये डीएफ मैंने नाम सेव कर लिया बार बार रीयूज करने के लिए। पांडास का फंक्शन यूज किया है तो रिजल्ट भी डेटा फ्रेम होगा। यहां पे हम लोग कॉल कर लेते हैं अपना डीएफ। ये देखिए, ये मेरा डीएफ आ गया। अब ये सबसे बड़ी जो इंडेक्स थी एबीसीडी, ये इसने ले ली। 1 में 1 2 3 था, डी के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसने एन डाल दिया। एन मतलब होता है नॉट ए नंबर। टू वाली की में 1 2 3 4 था, तो इसने इंडेक्सिंग और कॉलम नेम दोनों पिक कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं अपना, अगर कभी मैनुअली लिखने की जरूरत पड़े। कई बार ऐसा होता है एक्सेल में हम डेटा एंटर करना पड़ता है छोटे छोटे काम के लिए, तो ये हमें पता होना चाहिए कैसे हम डेटा फ्रेम बनाएं। दोस्तों, अब हमने डेटा फ्रेम बनाना सीख लिया। सीएसवी का अगर डेटा फ्रेम हम नहीं बना रहे हैं, सीएसवी है तो सीएसवी से रीड करना सीख लिया है। ठीक है, सीएसवी से रीड किया तो ये क्या बनेगा, इसको एक नाम दिया डीएफ। ठीक है, डीएफ नाम दिया तो हम इसको डीएफ को कॉल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए मुझे डेटा फ्रेम मिल गया। तो चाहे आप सीएसवी से रीड करो या मैनुअली लिखो, आपका पहला काम क्या है, अपने पांडास के अपने जुपिटर, अपने पाइथन के नोटबुक पे डेटा को ले आना। ठीक है, तो जब आप डेटा ले आए तो ये कुछ आपका डेटा ऐसे दिखने लगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, जब डेटा आएगा तो दोस्तों एक बात याद रखिए, एक्सेल और जुपिटर नोटबुक में बहुत बड़ा अंतर है। एक्सेल क्या है, आपका वहीं पे डेटा होता है, आप वहीं पे डेटा भी होता है, वहीं पे आप कैलकुलेशन भी करते हो, वहीं पे रिपोर्ट भी बनाते हो, वहीं सब कुछ बना देते हो। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा डेटा अलग है, सीएसवी में या एक्सेल में कहीं लिखा हुआ, हम इसे यहाँ लाते हैं, हम इस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सेम डेटा सेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन एज इट इज उसके नीचे दिखाना, मतलब कि कॉलम के नीचे सम कर देना जैसे एक्सेल में करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक रिपोर्ट हो गई। तो हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, लेकिन वो सेपरेट पार्ट है।
लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्शन कैलकुलेशन अलग कर रहे हैं, डेटा सेट एज इट इज इंटैक्ट है, और जो हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं वो क्या है, दैट इज अ रिपोर्ट, जिसमें हमारे क्लाइंट का या हमारे बॉस का या हमारे मैनेजर का इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो चीजें सेपरेट है। तो थोड़ा एक्सेल वाले व्यू से थोड़ा सा अलग हटके देख रहे हैं कि एक ही जगह सारी चीजें नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग डेटा आ गया, अब समझिए एक्सेल से आ गया या मैनुअली बनाया। सपोज ये मैंने मैनुअली बनाया, ये मेरा ये डीएफ हो, चाहे ये डीएफ मैंने कॉल किया, अच्छा ये मैंने यहाँ पे डीएफ नाम दे दिया था तो ओवरराइट हो गया। सपोज इसको करते हैं तो ये देखिए कि डीएफ आ गया। अब मुझे अपने डेटा का एक कॉलम लेना है, तो मुझे क्या लेना है, देखिए सबसे पहले स्लाइसिंग कैसे होगी, ये मेरे डेटा का नाम है, तो मैंने लिखा डीएफ। अब देखिए मैं स्लाइसिंग कर रहा हूं। स्लाइसिंग के लिए अब क्या करना है दोस्तों, फिर से याद रखें स्क्वायर ब्रैकेट, यही तो हम करते आ रहे हैं शुरू से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नेम है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो दोस्तों यहां भी वही नियम है, कॉमा, कॉमा के पहले दोस्तों नंबर ऑफ रोज, कॉमा के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये हमारा जनरल रूल है जो यहां भी फॉलो होगा। बट एक चीज याद रखनी है कि हम एक बार में अगर रोज कॉमा के पहले और कॉमा के बाद कॉलम्स दोनों की स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट अपने डेटा फ्रेम के ऊपर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने के हमारे दूसरे तरीके, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करके रो कॉलम वाइज स्लाइसिंग करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्लाइसिंग कर रहे हैं जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, तो हम एक बार में सिर्फ एक काम कर पाएंगे, या तो रोज की स्लाइसिंग कर पाएंगे या तो सिर्फ कॉलम की। तो देखिए मैं 0 डालता हूं तो देखते क्या आता है, इसने एरर दे दी, ये कह रहा है कि 0 नहीं पहचानता। इसका मतलब है कि यहां पे जो ये देखिए 1 2 है और इंडेक्स है, तो यानी कि अगर हम सीधे डेटा फ्रेम पे स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमें इसका लेबल देना पड़ेगा। बैकएंड में क्या है वो हमें हमसे ये नहीं मांग रहा है, बैकएंड में 0 1 है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इसे हमें इसका लेबल देना पड़ेगा। तो चलिए हम रो का पहले देते हैं, ए रो, तो कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, ए नहीं डिफाइंड है। एक काम करते हैं कि ए नहीं डिफाइंड है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं एरर के, कि शायद मैंने ए को डायरेक्ट लिख दिया, और ए क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है। तो ये सोच रहा होगा कि जैसे डीएफ मेरा ऑब्जेक्ट नेम है, ए कोई ऑब्जेक्ट नेम है, ये जाके खोज रहा है कि ए कोई ऑब्जेक्ट नेम है जिसमें कुछ वैल्यू असाइन होगी, सर्च करूं। तो एक एरर ये हो सकती है, तो इसको मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में डालता, कोट्स, इधर भी कोट्स, ताकि ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन हो, ऑब्जेक्ट नेम नहीं, एक वैल्यू स्ट्रिंग की डिफाइन हो जो डेटा फ्रेम में कहीं है। अब देखते हैं क्या दे रहा है, कीवर्ड एरर ए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिंगल वैल्यू नहीं पहचानता, तो एक काम करते हैं ए कोलन बी कर देते हैं, यानी ए से स्टार्ट किए और बी तक गए। अब देखते हैं क्या होता है, इसने दे दी वैल्यू ए कोलन बी, यानी ए से गया बी तक दिया, यानी सिंगल वैल्यू देने पे नहीं दे रहा वैल्यू। इसमें एक मजेदार चीज और है कि जब हम लेबल दे रहे हैं दोस्तों, तो इसने लास्ट जो वैल्यू है उसको एक्सक्लूड नहीं किया है ना, सारी की सारी वैल्यू ले ली। तो ये छोटी सी बात है, दिमाग में रखनी है। लास्ट वैल्यू जो है, क्या करता था जनरल में 1:5 रखता था मैं। अब चलिए एक बार एक काम करते हैं कि देखते हैं कि 0:5 रखते तो क्या होता है, क्या ये पहचानता है सीरीज को। देखिए 0:5 रखा, यानी सिर्फ 0 को नहीं, सिंगल वैल्यू जैसे मैंने ए रखा था तो नहीं स्लाइस कर पाया, तो सिंगल वैल्यू 0 रखने पे भी ये नहीं स्लाइस कर पाया, यानी 0:1 रखे तो 0 रो की वैल्यू आनी चाहिए। हम रूल क्या है पाइथन में, अगर आप इंडेक्स वैल्यू रखो 0 से 1 तक जाना है तो इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। तो देखिए 0 वाली रो आ गई। 0:2 रखे तो 0:2 का मतलब हो गया 0 और 1, तो ये देखिए। तो अब देखिए क्या हुआ, मेरे सीएसवी का डेटा था, मैं स्लाइस करने लग गया रो वाइज। बैक हैंड में यही इंडेक्सिंग है, 3 है, 0:3,
जीरो कोलन स्पेस यानी एंड तक जा रहा है ना। अगर यहां भी जीरो हटा दूं तो बिगिनिंग से एंड तक सारा डेटा आ गया, है ना। एक काम करते हैं, कोलन लगा के देखते हैं, यानी जीरो से कोलन तक कोलन, और यहां पे एक कॉलम लेते हैं, यानी कि हम रो और कॉलम दोनों वाइज स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो इसने एरर दे दी। अब आते हैं देखते हैं, इनवैलिड इंडेक्स एरर स्लाइस नन 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 1, ये कह रहा है कि दोनों इनवैलिड इंडेक्स एरर है, यानी ये इस तरह हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, देखता हूं ठीक है, लिस्ट में पास कर दिया। फिर टाइप एरर आया, इनवैलिड इंडेक्स एरर। यहां पे चलिए कुछ नंबर दे देता हूं, 1:3 यानी 1 और 2 रो। फिर टाइप एरर आया, इनवैलिड इंडेक्स एरर। तो दोस्तों क्या है कि कॉमा के पहले नंबर ऑफ रोज, कॉमा के बाद नंबर ऑफ कॉलम, दोस्तों हम दोनों चीजें एक बार में स्लाइस नहीं कर सकते। अभी अपने रो की स्लाइसिंग देखी, अब चलिए मैं सिर्फ कॉलम की स्लाइसिंग करता हूं, ठीक है। 1 स्लाइस किया, 1 आ गया। अब सिंगल वैल्यू तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के भी दे सकता हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होइए कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। डीएफ सिंगल कॉलम का नाम लिया, तो देखिए एक बार में मैं कॉलम का नाम ले रहा हूं। अच्छा, इसका एक अंतर है कि मैं ले रहा हूं तो इसे कॉलम नेम हटा दिया, अगर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दे रहा हूं तो इंटैक्ट रख रहा है कॉलम नेम। ठीक है, ये मेरा आ गया। 2 कॉलम लेने हैं, तब तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, लिस्ट के फॉर्म में पास करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा डेटा आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हम या तो एक बार में रो स्लाइस कर पा रहे हैं या एक बार में कॉलम। चलिए एक बार लेबल नेम से देख लेते हैं। लेबल नेम का हम लोगों ने इशू देखा, सिंगल पे नहीं आ रहा, लेकिन ए कोलन बी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब लेबल नेम दे रहे हैं दोस्तों, तो ये जो जो इनहेरेंट इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2, उस नियम को नहीं मान रहा है, ये दोनों रोज लेके आ रहा है, यानी लास्ट को एक्सक्लूड नहीं कर रहा। तो ये छोटी सी चीज याद रखनी है दिमाग में, ठीक है। सी कर देते हैं, ए कोलन सी, ए बी सी, ठीक है। ए कोलन, ए से स्टार्ट करो एंड तक जाओ, टीएफ कोलन 0 से स्टार्ट करो टी तक जाओ, है ना। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने रो वाइज स्लाइसिंग कर ली और कॉलम वाइज स्लाइसिंग कर ली। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? कोई इश्यू है तो बताइए, उसको फिर से बताते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है, बस एक छोटा सा ये डाउट है कि जब ये कॉलम दिखा रहा है तो ये इसने डेटा टाइप क्या चेंज कर दिया क्या? मतलब ऊपर तो हमने दोनों में 1 2 3 दिया था, इधर 1.0 दिखा रहा है और कॉलम 2 में 1 दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तब देखिए हमें क्या है, डेटा टाइप इसका डेटा टाइप इसलिए चेंज हो गया, जब आपके किसी कॉलम में देखिए ये क्या है 1 2 3 4, ये NaN आ गया, तो क्या करता है कि हमने तो इंटीजर पास किया, बाय डिफॉल्ट इसने उसको फ्लोट कन्वर्ट कर दिया NaN की वजह से। अच्छा, और अगर आपको डेटा टाइप देखना है तो हमको क्या करना है, टाइप लिखना है, DF पास किया, 1 4 सीरीज है, एक काम करते हैं डी टाइप करके देखते हैं, एक DF डॉट टाइप, डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डी टाइप। तो एक काम करते हैं इस कॉलम पे लगा के देखते हैं, ये देखिए ये आ गया फ्लोट है, ठीक है। देखते हैं हम इसको, DF कॉलन PWO डॉट डी टाइप, तो ये आ गया इंट, ठीक है। ये इंट है, ये फ्लोट है, सिर्फ इसलिए कि ये NaN है,
NaN हट जाएगा तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। ओके। और ये भी तरीका है, df डॉट इन्फो कर दे डेटा फ्रेम पे, तो ये सॉरी इन्फो के बाद पैरेंथेसिस लगा देता हूं, तो ये देखिए इसने बता दिया कि पहला कॉलम फ्लोट है और दूसरा कॉलम जो है इसमें 4 वैल्यूज है नॉन नल, ये 3 वैल्यूज है नॉन नल यानी एक नल है, ये इंट है। अच्छा, और ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके डेटा फ्रेम के बारे में। तो चाहे आप CSV से इंपोर्ट करें, चाहे मैनुअली लिखें, आपके पाइथन के ये जुपिटर नोटबुक में अगर आपने पांडास यूज किया है रीड अंडरस्कोर CSV या df डॉट डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बनाया है मैनुअली, तो वो आपका पांडास का डेटा फ्रेम है। अब आप कुछ भी उस पर कीजिए, ये सारी चीजें हम करके देख सकते। ठीक है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? तो आगे बढ़े। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है दोस्तों, और अभी आगे बताएंगे कि कैसे दोनों की स्लाइसिंग करनी है, तो कैसे करना है। दोस्तों जब भी कोई हम डेटा फ्रेम लेते हैं, छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं। जब भी कोई डेटा फ्रेम लेते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है डेटा को, देखिए जुपिटर नोटबुक में आपको डेटा पूरा दिखाएगा नहीं कभी भी, तो कैसे पूरा देखना उसके भी तरीके हैं, लेकिन क्या है कि वो आपके नोटबुक में या कहीं भी रैम में सेव करके बार बार आप लोड कर रहे हो, तो आपकी रैम मेमोरी आपकी भरती जा रही है रैम की। तो जनरली हम नहीं देखते, लेकिन क्या है कि हमें डेटा आंखों से देखना भी नहीं, हम आंखों से देख के करेंगे क्या भाई, लाखों रोज हैं, हम आंखों से देख के उसे नहीं समझ सकते। लेकिन जब डेटा को रीड कर रहे हैं तो हमारा पहला काम क्या है, उसको देखना, पीक करना, एक नजर डाल के कि ठीक आया कि नहीं, तो हम हेड करते हैं। हेड क्या करता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट टॉप की 5 रोज देता है, हमारे पास 5 रोज ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ज्यादा या कम रोज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं नंबर ऑफ रोज, तो देखिए 2 रोज आ गए। तो हम देख लिए कि हाँ भाई डेटा मेरा ठीक ठाक आ गया है। इसी तरीके से df डॉट नीचे का देखना है कि एंड में कैसा है, तो टेल किया। टेल फंक्शन क्या करता है, नीचे से टॉप की नीचे से 5 रोज दे देता है बॉटम। यहां भी सेम रूल है, अगर आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज लेना चाहते हैं, लाइक 5 नहीं 5 से ज्यादा, लाइक 10 20 या 5 से कम, तो आप नंबर ऑफ रोज डाल के देख सकते। ठीक है, चलिए अब तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हम कैसे हम जो है डेटा हम लोगों ने स्लाइस किया, कोई कॉलम निकाल लिया। अब कॉलम ऐड करते हैं। सपोज मेरे पास एक डेटा है, सपोज ये 1 2 2 2। अब मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है, इन दोनों का सम। तो मैंने क्या लिखा, एक कॉलम बनाया सम। तो देखिए दोस्तों सम, मेरा ये जो डेटा फ्रेम है इसमें 2 कॉलम है 1 2, सम तो है नहीं। अगर मैं सम बनाऊंगा तो क्या होगा, सम नाम का एक नया कॉलम आ जाएगा। मैं इसमें असाइन कर रहा हूं क्या, df 1 प्लस df 2, यानी df 1 और df 2 कॉलम को सम करो। यानी सम कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग, इसका सम करके पहले कॉलम में, इसका सम करके दूसरे में, इसका सम करके तीसरे में, इन दोनों का सम करेगा तो उसे इशू आ सकता है शायद, देखते हैं। सॉरी ये कॉमा हटाना था। अब देखिए सम, कोई एरर नहीं आई, यानी सम नाम के कॉलम में मेरा डेटा आ गया। चेक करते हैं, डीएफ कॉल किया तो देखिए सम नाम का कॉलम आ गया 2 2 + 2 4, 3 + 3 6, और NaN में कुछ ऐड किया तो NaN G। ठीक है, इस तरीके से मेरा नया कॉलम आ गया। सपोज मैं यहां पे ओल्ड कॉलम ही डाल देता, 1, तो ये क्या करता, 1 वाले कॉलम पे ओवरराइट कर देता। सपोज मैं लिख देता हूं 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 वाले को स्टार 10 से, यानी हर एक को स्टार 10 का मतलब क्या हुआ, ये एक सीरीज है। देखिए सिंगल कॉलम मतलब सीरीज, इसकी हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 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 इसको, ठीक है, और 1 वाले कॉलम के ऊपर ओवरराइट कर देगा।
कोई एरर नहीं है। देखते हैं डीएफ कॉल करके, देखिए 1 में 10 20 30 हो गया, एनएन नॉट डिफाइंड है तो सेम एनएन ही रहा, है ना। सिमिलरली मुझे डिवाइड करना है, फॉरवर्ड स्लैश कर दिया 5 से, फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवाइड, ये देखिए 246 हाफ हो गई वैल्यूज, 5 2 जा 4 जा 6 जा। इस तरीके से हम अपने कॉलम में सारा काम कर लेते हैं। और देखिए नया कॉलम भी ऐड कर लिया, इसी तरह और कॉलम कैलकुलेशन करके ऐड करते जाएंगे और इसको फिर to_CSV लिख के अपने मैनेजर को दे देंगे, है ना। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा एक फ्लो कि CSV में एक्सेल में डेटा था, मैंने उसे रीड किया, अपना एक नाम दे दिया, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट थी, जरूरत की चीजें थी, काम करते गए और उसको CSV में राइट करके अपने मैनेजर को दे दे, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता पाइथन या जुपिटर नोटबुक के बारे में, है ना। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहां पे मैंने इसी डेटा फ्रेम में कॉलम बनाया 3 नाम का, यहां से स्प्लिट कर PD.series, एक अपने से एक नया डेटा ऐड कर रहा हूं 10 20 30 इंडेक्स ABC। देखते क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ABCD है इंडेक्स। रन किया तो देखिए क्या आ गया, एडिंग ए न्यू का, ये तो ये वाला प्रिंट हो गया 1 2 3, ये 3 नाम का कॉलम क्रिएट हो गया जिसमें 10 20 30 और ये लास्ट में चूंकि डी के वैल्यूज नहीं डिफाइन थी तो NaN आ गया। इसको और थोड़ा साफ दिखना है तो ये प्रिंट हटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रिंट ना लगाइए तो प्रिंट करिए तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आता है, नहीं प्रिंट कीजिए तो ये डेटा फ्रेम का ऐसा कुछ ऐसा कलरफुल दिखता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, DF4 नाम का कॉलम एक बना रहे हैं, DF1 प्लस DF3, तो देखिए 4 कॉलम आ गया, है ना। अब मैंने क्या किया, अब सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब करते जाइए। इसको राइट कर देता हूं DF.to_CSV report1.CSV इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, कह रहा है डॉट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट इंडेक्सेस, तो ये इंडेक्सेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, इंडेक्स होना चाहिए, राइट हो गया। अब चलिए हम अपना देख लेते हैं मेरा डेटा ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफाइन कर लेते हैं, ये देखिए सेकंड से गो report1.CSV। अब मैं CSV को ओपन करूंगा तो यहां दिखेगा नहीं, अच्छा नहीं CSV है तो दिख गई, ये देखिए ये डेटा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं, डाउनलोड्स में आ गया। अब देखिए CSV क्या होती है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ओपन होती है, तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। ये NaN है तो एक्सेल में जब मैंने राइट किया तो NaN को इसने अपने आप हटा दिया है, तो वहां पे आप 0 डाल दीजिए NaN की जगह, बहुत सारे। अब ये आपकी रिपोर्ट बन गई, ये तो एक छोटा प्रोटोटाइप है, आप अपने मैनेजर को मेल कर दीजिए, वो देख लेंगे क्या रिपोर्ट्स है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। क्लियर है, चल सकते हैं आगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब कॉलम डिलीट करना है। अब देखिए ये यहां से स्प्लिट कर देता हूं, देखिए डेटा फ्रेम बना रहा हूं डिक्शनरी से, 1 PD.series 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 1 2 3, ये डिक्शनरी को PD.data फ्रेम में D में डाल दिया, DF, ये कुछ प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट किया DF,
हटा देते हैं प्रिंट तो थोड़ा सुंदर दिखेगा। ये देखिए मेरा 1 2 3 कॉलम आ गया, ये मेरा डेटा फ्रेम। अब मुझे डिलीट करना है तो सिंपल क्या, डेल लिख दीजिए। मतलब डेल और एक कॉलम, तो सिंपल ऐसे देखिए मैंने लिख दिया डेल और लिख दिया डीएफ। तो देखिए डीएफ ही लिख दूंगा ना तो पूरा डेटा फ्रेम ही डिलीट हो जाएगा। अब देखिए मैं कॉल कर रहा हूं डीएफ, ये कह रहा है नेम डीएफ इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डिलीट हो चुका है। फिर से इसको रन करते हैं, फिर क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपल एक कॉलम करते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया, कोई एरर नहीं है। डीएफ कॉल करते हैं तो देखिए 2 and 3 है ना। इसी तरीके से देखिए यहां पे ऐसे कर सकते हैं। अब चूंकि 1 है तो अभी रन करूंगा तो एरर आएगा कि 1 तो मिला ही नहीं, है ना। देखिए एरर आ गई, कीवर्ड एरर, क्योंकि 1 डिलीट हो चुका है। तो फिर से डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं, डिलीट कर रहा हूं, देखिए कॉमा कॉमा करके जितने चाहे उतने आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। रन कर दिया, डीएफ, एक कॉलम बचा, तो वही चीज कर रहे हैं, डेल डीएफ, एरर आ जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट है। तो फिर से क्रिएट कर दिया मैंने 2 and 3। इसी काम को हम पॉप फंक्शन से भी कर सकते हैं। पॉप क्या करता है, पॉप आउट कर देगा। तो दोस्तों क्या किया, डीएफ डॉट पॉप 2, तो देखिए 2 कॉलम डिलीट हो गया। तो डेल और पॉप एक फंक्शन है, ये मेरा एक देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, हेल्प में मैं गया, शिफ्ट टैब दबाया तो देखिए इन्होंने एक डेटा फ्रेम बनाया है। फॉल्कन बर्ड, पैरेट बर्ड है, लायन मैमल है और ये सब ऐसा कुछ डेटा फ्रेम। डीएफ डॉट पॉप क्लास, तो ये क्लास वाला कॉलम डिलीट हो गया। सॉरी, पॉप फंक्शन क्या करता है, ये पर्टिकुलर उस क्लास को निकाल के दे देता है। सॉरी, पॉप आउट कर देना। ये देखिए मैंने एरर आ गई, मैं इसको फिर से क्रिएट कर दे रहा हूं। डीएफ पॉप किया, अच्छा 2 डीएफ डॉट पॉप, तो इसने डिलीट कर दिया। देखें इसने कैसे ऐसे दिखा दिया। फिर क्लास, अच्छा ये डिलीट कर दिया। डीएफ कॉल करेंगे तो ये आपका आएगा, ये टॉप। सॉरी, ये देखिए ऐसे हैश कर दिया। डीएफ डॉट पॉप क्या करेगा दोस्तों, ये देखिए, सॉरी फिर से ये क्रिएट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम, इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं वहां पे पॉप के ऊपर, ठीक है। ये देखिए पॉप आउट किया तो ये देखिए ये आया, ठीक है। अगर मैं दोस्तों यहां पे डीएफ कॉल करूंगा तो वो पॉप आउट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको डीएफ डॉट पॉप को चूंकि पहले से पॉप आउट हो जाएगा तो पहले डेटा फ्रेम बना लेता हूं, क्रिएट किया, डीएफ पॉप को नाम देता हूं TW, तो क्या है, स्लाइसिंग हो गई। देखिए TW को कॉल किया मैंने तो देखिए ये वाला काला हो गया, 2 वाला पॉप आउट कर दिया, स्लाइस करके एकदम बाहर ही निकाल दिया। लेकिन स्लाइसिंग के लिए ये नहीं ठीक है क्योंकि आपने इसको असाइन किया ऑब्जेक्ट नेम, लेकिन ये वहां से ओरिजिनल डेटा फ्रेम से डिलीट कर दे रहा है, तो आपका ओरिजिनल डेटा चेंज हो जा रहा है। देखिए क्या होता है कि हम जब डेटा साइंस में कोई भी काम करते हैं तो ओरिजिनल डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हमें जो भी स्लाइसिंग करना, ऑब्जेक्ट नेम बना के एक नया डेटा फ्रेम बना के उसमें करते चले जाते हैं जो हमें जरूरत की चीज चाहिए। ओरिजिनल डेटा से हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम मेन डेटा खो देंगे। तो मान लीजिए हमें रिवर्स करना हुआ कोई चीज तो हमें दिक्कत आएगी। पॉप आउट कर दिया, स्लाइस करके पॉप आउट कर दिया, प्लस डिलीट भी कर दिया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी करने से क्या होता है कि आपकी जुपिटर नोटबुक कहां पे है इस वक्त, उसकी डिफॉल्ट, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी।
तो इसने पता चल गया कि सी यूजर्स इसमें, और ये इस फोल्डर के अंदर मेरा ये जुपिटर नोटबुक है। इसी चीज को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि देखिए इंपोर्ट ओएस, ओएस नाम का पैकेज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने कहा कि ओएस डॉट CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी, OS has no function CWD, तो देख लेते हैं क्या फंक्शन है। अल्टर CHTR चेंज डायरेक्टरी है, एक्सेस CH, बहुत फंक्शन है, रुकिए PWD करके देख लेता हूं। OS has no function PWD, करंट वर्किंग CHDIR था, तो DIR लिख लेते हैं। PWDIR, चलिए कोई होगा फंक्शन करंट देखने के लिए। चेंज करने के लिए मान लीजिए मुझे अपनी क्या करना है कि डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो जब मैं चेंज करूंगा ना तो नया पाथ दे दूंगा दोस्तों, कि कौन सी चेंज करनी, तो यहाँ पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब चेंज डायरेक्टरी करूंगा ना तो क्या होगा, इस केवल जुपिटर नोटबुक के लिए अप्लाई होगा, सब जगह के लिए नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेरली इस जुपिटर नोटबुक के लिए चेंज कर देगा डायरेक्ट। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों कि कई बार जैसे आपने कहा pd.read_cs, अब CSV मैंने कहा कि मैंने तो डाला कि न्यू डॉट CSV जो हम लोगों ने सुबह बनाई थी, तो हम लोग उसको रीड कर लेते हैं, तो देखिए रीड हो गई। लेकिन मैं यहां पे पाथ नहीं देना चाहता, मेरा कोई फोल्डर है जहां पे बहुत डेटा है और पाथ कुछ हो सकता है। सपोज मैं देख लेता हूं कि मेरे पास कोई डेटा है इसमें, डाउनलोड्स में देख लेता हूं कोई CSV हो। ये देखिए 81,000 क्लीन लेबल डेटा सेट है, या ये कुछ 28 MB का, तो मैं छोटा देख लेता हूँ। ये 221 KB का है, ठीक है। और ये अच्छा सॉरी, ये जुपिटर नोटबुक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सर ये है, ये भी बहुत बड़ा है। ये देखिए 9 KB का है, ASMT माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। चलिए एक्सेल है तो एक्सेल का फंक्शन यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे पाथ चाहिए, अच्छा यहाँ पाथ नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी पे चाहता हूँ ASMT पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। अब प्रॉपर्टीज में देखिए ये पाथ आया डाउनलोड्स, लेकिन फाइल का नाम नहीं है, तो हम सिक्योरिटीज पे जाते हैं। सिक्योरिटीज में जब आप जाओगे प्रॉपर्टीज में जाके, दोस्तों फिर से बताता हूं, किसी भी फाइल का पाथ देखना है तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, सिक्योरिटी पे जाइए। ये देखिए यहाँ पे पूरा पाथ दिया हुआ है फाइल के नेम के साथ। तो देखिए एक काम तो ये है कि मैं पूरी फाइल का नेम ले लूं, और यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है। XLS है तो XLSX है, तो इसके लिए मुझे अपना फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, EXCL, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। यूनिकोड कह रहा है कि यूनिकोड कोडेक कैन नॉट डिकोड पोजीशन इन, ये ऐसी एक जगह है जहां पे यूनिकोड डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो एक काम करते हैं, रिमूव करते हैं बैड लाइन, ठीक है। ऐसे एशूज आपको आएंगे, एरर अंडरस्कोर बैड अंडरस्कोर लाइंस इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। क्या कह रहा है कि यूनिकोड कोड कैन नॉट बाइट्स इन पोजीशन 12, अभी भी ऐसा एरर है, तो हम देख लेते हैं क्या सब
अच्छा एक काम कर देते हैं, शीट नेम दे देते हैं पहले तो, कंट्रोल सी। एक्सेल में क्या होता है ना, पूरी वर्कबुक होती है दोस्तों, तो हमें बताना होगा कि कौन सी शीट आप ले रहे हैं। अगर आप नहीं बताओगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा पहली सीट ले लेगा। तो हमें शीट नेम बताना पड़ता है। ये कह रहे हैं कैन नॉट डिकोड बाइट्स एट दिस प्लेस। काम करते हैं एंड 8 कर देते हैं। अब देखते क्या है, बाइट्स इन कैन नॉट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन। ओहो सॉरी, ये दूसरा एरर आ रहा है, ये डबल बैक स्लैश है। अब ये कह रहे हैं कि ये शीट नेम के बाद कॉमा नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि रीडर गॉट एन अनएक्सपेक्टेड, तो ये हटाना होगा, ये अनएक्सपेक्टेड। ये कह रहे हैं अब कि गॉट एन एरर बैड लाइंस, अनएक्सपेक्टेड चीजें ये इसमें है ही नहीं, ये भी हटा दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि इनवैलिड आर्गुमेंट, इसके पहले कुछ, ये कॉमा के पहले ऐसा कुछ ये आ रहा है, ये दिख नहीं रहा आंखों से, बट लेट्स सी क्या है। स्ट्रिंग कर देते हैं। अच्छा ऐसा कुछ इशू है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बाद में। क्या है, पहले मैं क्या करता हूं कि जो हम लोग करना चाह रहे थे वो करते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल सी, और हम लोग चेंज डायरेक्टरी कर रहे थे कि अगर हम चेंज कर दे डायरेक्टरी, डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, तो हमें पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम और वॉल्यूम लेवल सिंटैक्स इनकरेक्ट, ये इशू आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मैं मैनुअली लिख देता हूं इसको। हाँ, ये देखा, एक मैंने किया तो बीच में कोई जगह थी जो एक बार और हुई। ठीक है, बात क्या है, सी कोलन, अब आ रही है एरर, वर्कशीट नेम सीट 1 इज नॉट फाउंड। इसके टेम्परेरली इसको हटा ही देते हैं। तो अब देखिए इसने लोड कर लिया, बट समहाउ कि मेरे पास ये डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरी फाइल लोड कर लेंगे। लेकिन पॉइंट क्या था कि देखिए मेरी डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, अच्छा चेक कर लीजिए डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी, देखिए डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी भी चेंज हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहते थे कि हम जब रीड करें फाइल तो कंप्लीट पाथ देना होगा। अगर मेरा फाइल में जहां पे जुपिटर नोटबुक है, जहां पे ये सेव्ड है, वो उसकी डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी बन जाती है। वहां पे डेटा हो तो हम डायरेक्ट लोड कर लेंगे, लेकिन अगर वहां पे डेटा नहीं हो तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। और अगर पूरा पाथ देना है दोस्तों, आप नहीं देना चाहते, बार बार आपको यूज करना है, आप चाहते हो कि यार मुझे 100 डेटा वहां से लेना है, अब मैं बार बार सबका पाथ ऐड करूं, क्यों ना मैं इसका डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करूं। तो डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी ऐसे चेंज हो गई, इंपोर्ट os.chdir चेंज डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का पाथ दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम कोई दूसरा डेटा ले लेते हैं, है ना। अब देखिए क्या था, डाउनलोड्स। अब डाउनलोड्स में ASMT था, तो हम लोग कोई और डेटा ले लेते हैं। ये है 15 KB का, तो इसको कर लेते हैं। सिक्योरिटी में गया और ये सिर्फ फाइल था, कंट्रोल सी, और इसको चेक भी कर लेते हैं कि वाकई क्या था, कि मेरा डेटा सही इंपोर्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। तो देखिए ये देखिए, इसमें वाकई में एक रो का डेटा है, बस कॉलम नेम्स है और कोई डेटा है ही नहीं। तो यानी कोड तो ठीक चल रहा है। ठीक है, ASMT को देख लेते हैं। ये देखिए ASMT में डेटा था,
अब मैंने पाथ नहीं दिया, मैंने इसकी जुपिटर नोटबुक की डायरेक्टरी चेंज कर दी os.chdir। अब मुझे वहां से बहुत सारा डेटा लेना था, तो अब मैं किस फाइल का नाम दे रहा हूं, देखिए मेरा डेटा आ गया। तो ये देखिए मेरा CSV से डेटा रीड हो गया, कुछ इसमें 15 रोज थी। और चूंकि मैंने जो लिखा था, ये देखिए ये एक्सेल वाला है 1 2 3 4 5, और ये मेरा पाइथन वाला इंडेक्सिंग है। एक्सेल की इंडेक्सिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5, वो डिफॉल्ट होती है उसमें, और ये जो है 0 1 2 3 4 5। तो ये है मेरा डेटा दोस्तों। इस तरीके से हम अपना डेटा ले लेते हैं, उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, कभी जरूरत पड़े तो हमें अपना पाथ कैसे चेंज करना। तो मैं यहां पे डाल देता हूं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई 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 सवाल पूछना होगा तो पूछते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कॉलम कॉलम सेलेक्ट किया, नए नए कॉलम्स ऐड किए अपने डेटा फ्रेम में। अब आते हैं रो वाइज करने के लिए। अब आप लोग को देखिए, ये मैं स्लाइड कर देता हूं। फिर एक छोटा सा डेटा बनाया, और ये सारी चीजें आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए अब इसमें मेरा कोई ऐसा न्यूमेरिक कॉलम तो नहीं है, मैं इसको मान ले देता हूँ DF1। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एक्सेल से डेटा लिया, तो इसको मैं कैसे काम कर रहा हूँ। DF1 पहला काम करना, मुझे चेक करना है मेरा डेटा ठीक आया कि नहीं आया। तो मैंने चेक कर लिया, ये देखिए टॉप की 5 रोज आ गई। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, DF1 डॉट शेप देखना है कि इसकी शेप कैसी है, रोज और कॉलम कितने। तो इसने कहा 15 रोज और 8 कॉलम है आपके डेटा के, है ना। फिर क्या करना है, DF डॉट इन्फो करना है। तो इसने बता दिया, सॉरी पैरेंथेसिस, तो इसने बता दिया कि इसमें सॉरी DF1 है मेरे डेटा का नाम, DF1 लिखना होगा। तो इसने बता दिया कि देखिए ये है मेरे कॉलम का नाम, ये थोड़ा सा ऐसा प्रिंटिंग में थोड़ा सा फैल गया है ऐसा, तो उसको मार्जिन में रखना होगा, दैट इज वो भी हम लोग करेंगे। 15 एंट्री से 0 to 4 रेंज बाइंड इंडेक्स, यानी 15 रोज का डेटा है। कॉलम टोटल 8 कॉलम है। पहला कॉलम है ये 1 पैरामीटर, ये इंट है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे सर गया है। 15 नॉन नल नॉन नल नॉन नल, नल का जो है n यहाँ पे, ULL यहाँ पे आ गया दोस्तों। प्रिंट में थोड़ी सी इशू है, इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाल देते हैं तो शायद थोड़ा सा अच्छा आ जाए। नहीं आ रहा कुछ, इसमें स्पेसेस आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 7 तक 8 कॉलम है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब चलो देखते हैं मेरे कॉलम के नाम क्या है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, DF1 डॉट कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स लिखा। मुझे बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है, तो कॉलम के ये नहीं, मैं पहले कॉलम का नाम हैश है, फिर पैरामीटर है, पैरामीटर हेडिंग है, लॉजिक समरी है, एंड सो। Effort persons including testing time assumed, Kanika would be able to test as parameter GSTR 3B। आई थिंक मैं इस डेटा को थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसका कुछ इशू आ सकता है। ये डेटा नहीं दिखाया जा सकता, मैं ये बड़ा डेटा ही ले लेता हूँ। CC जनरल क्या है देख ही लेता हूँ। ठीक है, ये CC कस्टमर क्रेडिट कार्ड का, ये जनरल पब्लिक यूज के लिए डेटा है, इसको ले लेते हैं। वो डेटा का थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज है दोस्तों, इसलिए मैं नहीं ले सकते, बिकॉज वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो
ठीक है, सीसी स्पेस जनरल डॉट सीएसवी है ये, तो यहाँ पे एक्सेल वाला फंक्शन हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ फाइल का नेम पास किया, df1 डॉट हेड हो गया। ये देखिए ये मेरा हेड किया, तो मेरी ये डेटा है, कस्टमर आईडी है, बैलेंस कितना है, बैलेंस फ्रीक्वेंसी, परचेजेस, वन ऑफ परचेजेस, ये सब चीजें। df1 डॉट शेप कितना है, तो देखा मैंने 8950। हेड करने से दोस्तों टॉप की 5 रोज आती, शेप किया तो 8950, रोज है 18 कॉलम्स। इसको हटा देते हैं प्रिंट को। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो तुरंत रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए रेंज इंडेक्स 8950 एंट्री, 0 to 8949 डेटा है मेरा, 0 से इतना है तो 49 तक है। टोटल 8950 क्योंकि 0 भी काउंट हो गया। टोटल 18 कॉलम से, ये सारे कॉलम है। नॉन नल डेटा टाइप, सबका डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट जहां पे लिखा है मतलब स्ट्रिंग। डेटा फ्रेम में दोस्तों जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सारे कॉलम का फ्लोट 64 इंट फ्लोट। अब ये देखिए डेटा टाइप फ्लोट 64 इंट 64 ऑब्जेक्ट, ये 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं आपके डेटा फ्रेम में। मेमोरी यूसेज 1.2 MB। ठीक है, df1 डॉट कॉलम्स किया, मुझे कॉलम के नेम मिल गए। अब चलिए इस पर कुछ काम कर लेते हैं। अब सपोज df1 मेरे डेटा का नाम है, मैंने स्लाइस किया। अब क्या करूं, मुझे कॉलम के नेम समझ नहीं आ रहे, तो ये कॉलम का नेम क्या है, लिस्ट है, कंट्रोल सी यहां पे पास कर देता हूं, कंट्रोल वी, इसमें स्लाइस 0 कर देता हूं, तो ये कस्ट आईडी आ सकता है दोस्तों। कस्ट आईडी आ गया, 0:2 कस्ट आईडी और बैलेंस। देखिए डायनेमिक रूप में कैसे काम हो रहा है, मैं बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। कॉलम में सारे कॉलम नेम है, मैं उठा उठा के देख रहा हूं, है ना। आप डायरेक्ट भी कॉलम नेम लिख सकते हैं। df1 स्लाइस कॉलम कस्ट अंडरस्कोर आईडी। इस पे भी हेड लगाना है तो हेड लगा देंगे, पूरा क्यों प्रिंट कराएंगे, है ना। टेल लगाना है तो टेल लगा देंगे। इस पे स्लाइसिंग करनी है कोई स्पेसिफिक, तो 10:15, 10 से 15 तक देखना चाहता हूं, तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14, है ना। इसी तरीके से df1 रो वाइज स्लाइसिंग करनी है, 256:300, तो देखिए 256 से लेकर 300 तक का डेटा आ गया। मुझे यही पीस चाहिए था डेटा का, तो मैंने क्या किया, इसको df2 सेव कर दिया, एक नया डेटा फ्रेम बना दिया। अब मैं इस नए डेटा फ्रेम पे काम करूंगा। हेड किया मैंने, इस डेटा फ्रेम का सेव देखना है। फोर्टी 44 रोज 18 कॉलम, तो डेटा फ्रेम से एक एक पीसेस निकालना है अपनी जरूरत का। तो अब जरूरत का कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये मेरा डेटा है, अब मैं अपने df1 ओरिजिनल डेटा की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग देख लेते हैं शेप। तो 8950 रोज एंड 18 कॉलम। ठीक है, तो अब चलिए बैलेंस फ्रीक्वेंसी, चलिए बैलेंस अब मैं निकालना चाहता हूं ऐसे लोग दोस्तों जिनका बैलेंस, अब मुझे तो पता नहीं क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, पहले देखें कि मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस कितना है। तो मैंने क्या किया, df1 पर्टिकुलर कॉलम लेना पड़ेगा, कॉलम का नाम क्या है, बैलेंस। कंट्रोल वी, डॉट मिन कर दिया। ठीक है, यहीं पे कॉमा करके इसका मैक्स भी देख लेता हूं, फिर एक थ्रेशोल्ड बना लेंगे कुछ। ये देखिए मिनिमम 0 बैलेंस है किसी का और 19,043 रुपए, तो चलो 10,000 से ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, df1 स्लाइसिंग। अब देखिए दोस्तों कैसे स्लाइसिंग हो रही है, एक से ज्यादा कॉलम लेना, रोज लेना आपने देख लिया है। ठीक है,
अब मुझे बैलेंस लेना है। अब मैं डेटा DF1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे मुझे बताना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा चीज ले रहा हूं, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा DF1। ठीक है, कौन सा कॉलम ले रहा हूं, बैलेंस। बैलेंस। अब मैंने क्या किया, देखिए यहां पे डाला। चलिए मैं आगे वाला हटा ही देता हूं, आपको लग रहा होगा ये कंफ्यूजन क्यों है। तो मैं कर रहा हूं, जैसे कॉलम पे लगाया ना मिन मैक्स, तो ये क्या होता है ना, ट्रू फॉल्स देता है एक्चुअली। जो मिनिमम के लिए ट्रू मिला तो वो ट्रू वाली वैल्यू इसने फेंकी, फॉल्स वाली नहीं फेंकता है। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं ग्रेटर देन, मैक्सिमम कितना है 19,043, तो 19,040 कर देता हूं। छोटा सा वैल्यू आएगा, चेक करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए इसने क्या दिया, जब मैं इक्वालिटी चेक करता हूं दोस्तों, ग्रेटर देन लेस देन चेक करता हूं दोस्तों, तो वो मुझे क्या देता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अगर मैं इसमें लेन लगा दूं, तो ये क्या करेगा, मुझे केवल ट्रू की वैल्यूज देगा, सॉरी टोटल की दे दिया। अगर मैं इसमें कह दूं सम, यानी ट्रू और फॉल्स का सम कर रहा हूं, तो ये केवल सम की देगा। तो देखिए 1940 से ज्यादा बैलेंस 2,354 लोगों का है। जब मैं किसी कोई फंक्शन लगा रहा हूं दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स में केवल ट्रू का सम दे रहा है। तो मुझे देखिए ये कितना अच्छा है, मुझे अपना रिजल्ट मिल गया ना, कि मैंने डेटा फ्रेम का कॉलम लगाया ग्रेटर देन 1940। अब देखिए गलती से 1940 ये लिखना था मुझे ना, 040, दो चार वैल्यूज आएंगे, चेक करने में आसानी होगी। देखिए एक ही बंदा है जिसका 19,040 रुपए से ज्यादा बैलेंस है, और उसका बैलेंस क्या ये है ना। तो दोस्तों ये क्या हुआ, आपको समझ में आया, ये ट्रू फॉल्स दे रहा है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स दे रहा है। जब मैं इस पे कोई फंक्शन लगा रहा हूं, तो ये केवल ट्रू वाली वैल्यू दे रहा है, यानी कि मुझे ट्रू फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं एक डेटा फ्रेम लिखूं DF1 और स्लाइस, यहां पर रो पे क्या पढ़ू, एक लिस्ट पास करूं, क्या ट्रू। स्ट्रिंग में ट्रू नहीं होता है, ट्रू जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है ट्रू। इसमें एरर दी क्योंकि मुझे पूरे लेंथ की देनी है। आइटम रॉन्ग लेंथ, टू पास लाइक 8950, 8,950। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बना लेता हूं ऐसा, दो ट्रू कर रहा हूं पहली रो के लिए। इसके बाद मैं क्या करता हूं, लिखता हूं फॉल्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 8950। 8950 में दो रोज का तो लिख चुका हूं, दो घटा देता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, दो ट्रू है, बाकी रोज के लिए फॉल्स बना रहा हूं। यानी स्लाइसिंग करके नंबर ऑफ रोज, जो रोज होती है 012, उसकी जगह ट्रू फॉल्स पास कर रहा हूं, तो देखते क्या होता है। क्या कह रहा है, नन डी टाइप, int index 110 आर इन द कॉलम्स, आर इन द कॉलम्स। इसने ऐसे पास तो नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, छोटा सा डेटा फ्रेम बना देता हूं। ऐसा करता हूं DF1 डॉट हेड, हेड क्या हुआ, 5 रोज आ गई, डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसको नाम दे देता हूं DF3। ठीक है, DF3 का शेप देख लेते हैं, 5 रोज एंड 18 कॉलम, प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरी DF3 है। अब चलिए इस पर मैं पास करता हूं लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स। ठीक है, 2 ट्रू 5 फॉल्स पास कर देता हूं। 5 फॉल्स हो गया, एक उधर भी स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कह रहा है, आइटम रॉन्ग विथ 5 इंस्टेड, आइटम रॉन्ग लेंथ ऑफ 5, आइटम रॉन्ग लेंथ ऑफ 5। अच्छा सॉरी, मेरा ये DF3 है, DF1 मैंने लिख दिया इसको। देखिए अब देखिए मेरा DF3 ये 5 रोज थी,
एक डेटा फ्रेम था जिसमें 5 रोज है और 18 कॉलम है। मैंने क्या किया, रोज की जगह ना एक लिस्ट पास की, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसने क्या किया दोस्तों, केवल ट्रू वाली रो दी, फॉल्स दी ही नहीं। चलिए इसको हटा के इसको भी फॉल्स करते हैं। एक रो दी, इसको ट्रू कर देता हूं। तो ये देखिए 0 3 आ गई। मैं यही काम कर रहा हूं। जब मैं ग्रेटर देन ये देता हूं, इक्वालिटी चेक होती है दोस्तों। जब भी ग्रेटर देन लेस देन इक्वालिटी चेक होती है तो ये ट्रू और फॉल्स में देता है रिजल्ट। अभी आपने देखा, तो ये क्या हुआ, ट्रू फॉल्स को दिया। और आपने देखा कि एक डेटा फ्रेम के अंदर अगर मैं ट्रू फॉल्स दे दूं तो वो ट्रू का रिजल्ट देता है। तो चलिए यही टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। ये क्या ट्रू फॉल्स है ना, ग्रेटर देन 19,040 जिसका बैलेंस है वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने डेटा फ्रेम कॉल कर रहा हूं df1। चलिए रन करता हूं तो ऐसा दिखता है मेरा डेटा। ये डॉट 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 का मतलब पूरा डेटा फ्रेम दिखा रहा है, बीच की रोज डॉट डॉट है, पूरा नहीं दिखाता जुपाइटर में। एंड में इसने लिख दिया कि 8950 रोज एंड 18 कॉलम्स है। अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, स्लाइसिंग। स्लाइस करने के बाद क्या लिख रहा हूं, df1 बैलेंस वाला कॉलम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 19040 से। तो क्या करेगा, ये क्या है, ट्रू फॉल्स है, यहां पास कर दिया। तो इसमें क्या होगा, वही वैल्यू देगा जो ट्रू है। ये देखिए एक बंदा था जिसका बैलेंस इससे ज्यादा था 1943, इसका कस्ट आईडी 144 है। स्लाइस कर लिया हम लोगों ने। मुझे अपने मैनेजर को क्या निकाल के देना है, उन लोगों को निकाल के दो जिनका बैलेंस ज्यादा है। क्या करना है, उनको हमें हिट करना है, उनको हमें अपने नए ऑफर्स देने हैं। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग करें। यहां पे इसको डेटा फ्रेम का नाम दे दो या यहीं पे लिख दो .2_CSV। क्यों, क्योंकि थंब रूल क्या है, डेटा फ्रेम पे जब भी कोई कैलकुलेशन करोगी तो रिजल्ट भी क्या होगा, एक डेटा फ्रेम है, दिस इज आल्सो डेटा फ्रेम। राइट कर दो ना CSV में, भेज दो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। आपको देखना है कि इक्वल टू भी कौन है, तो 1943 40 पे भी कोई नहीं, तो थोड़ा और कम कर देते हैं, 00 19,000 से ज्यादा या उससे ज्यादा, 19,000 से भी ज्यादा कोई नहीं है, इसको तब आप कर देते हैं 18,500 कर देते हैं। 18,500 से ज्यादा बैलेंस वाले 18,500, ये कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 19,043 तो 18,500, तो 18,100 कर देते हैं। 2 लोग मिल गए। देखिए ये 18,495, यानी एक बड़ा गैप है दोस्तों डेटा में। जो मैक्स वैल्यू वाला है वो लग रहा है शहर का इकलौता अमीर आदमी है, उसके बाद सब जो है मीडियम मिडिल क्लास वाले, मे बी समथिंग, है ना। अभी अब आपको देखिए, अब आपको इफ एल्स यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, फंक्शन बना दो। देखो अच्छा दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर है। मोना एंड संदीप, प्रियमदा, हाँ एकदम क्लियर है, चल सकता है। मोना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी क्लियर। तो अब देखिए मुझे कैसे चेक करना होगा कि कौन सा डेटा कहां है। अब पूरे डेटा फ्रेम में से अब बैलेंस को हाई मीडियम लो करना है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पहले लिस्ट बनाऊं, बैलेंस अंडरस्कोर बिन। बिन मतलब क्या होता है, टोकरी। तो टोकरी बना लूं, एक ब्लैंक लिस्ट मैंने बना ली दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर लूप चला रहा हूं। इन कहां चलाऊंगा, इस वाले कॉलम पे। कोलन लगा दिया। अब यहां से एक वैल्यू लाऊंगा, तो एक ऑब्जेक्ट नेम में सेव करूंगा। ऑब्जेक्ट नेम आपका प्रेरोगेटिव, कुछ भी रख लीजिए, आई रख लिया। एक वैल्यू आई। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं। मिनिमम मैक्सिमम पता है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1943 है। तो आप चलिए, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 900 कर लेता हूं। कितना है, 0 to 20,000
मैक्सिमम है तो 7,000 कर लेता हूं, ठीक है। इफ आई इज ग्रेटर देन 7,000 तो क्या करो, ये बैलेंस अंडरस्कोर बिन में डॉट अपेंड कर दो, क्या, लो इनकम ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। And else if I is इधर करते हैं, I is 7,000, हमें बिन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने, ओवरलैप बिन नहीं है, तो 7,000 इक्वल टू यानी 7,000 इसके अंदर चला गया तो 7,000 से ज्यादा 7,001, इफ I is greater than equal to 7,001 and less than equal to कुछ 15,000 कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसको पैरेंथेसिस में डाल देते हैं। इसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि सब ब्लॉक ऑफ कोड में जाना है तो क्या करना है, ये हमारा बैल अंडरस्कोर बिन, इसमें अपेंड कर दे मिडिल इनकम ग्रुप, कंट्रोल सी। अब जो बचे हुए हैं उनके लिए भी बिन बना ले या डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि इन दोनों में जो चले गए तो जो बचे हुए वही होंगे जो 15,000 से ज्यादा होंगे। तो लिख देते हैं एल्स कोलन बैल अंडरस्कोर बिन हाई, ठीक है। अब रन कर देते हैं, कोई एरर नहीं है यानी इसमें आ गया। अब चलिए देखते हैं क्या है, कंट्रोल सी। ये देखिए लो मीडियम हाई आ गया है ना, ये देखिए मिडिल भी आ गया, हाई भी कहीं आया होगा, ठीक है। ये लिस्ट है दोस्तों, तो इस पे हेड नहीं चलेगा, क्यों, मैंने डेलिबरेटली यहां देखिए स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट बनाया है। ये क्या, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हेड। अब दोस्तों हम लोग क्या करें, मेरा डेटा फ्रेम क्या है, DF1, इसमें डाल देते हैं एक नया कॉलम कैटेगरी, इसमें असाइन कर देते हैं क्या, बैलेंस बिन। रन कर दिया, कोई एरर नहीं। हेड करते हैं, देखते हैं सबसे लास्ट में कॉलम, ये देखिए कैटेगरी आ गई। अब मेरा पूरा डेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों, कैटेगरी से, किसकी बेसिस पे, बैलेंस की बेसिस पे। अब देखिए आगे चेक करते हैं कि ये कैटेगरी वाला कॉलम क्या है, कंट्रोल सी, ये मेरा कैटेगरी वाला कॉलम है। अब चलो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है, कितनी डिफरेंट वैल्यू है। तो इसमें एक फंक्शन है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। दोस्तों वैल्यू अंडरस्कोर काउंट क्या करता है कि जितने भी आपके कैटेगोरिकल डेटा है उनकी जितनी डिस्टिंक्ट कैटेगरी है उसको निकालता है और उसका काउंट बताता है, ठीक है। प्लस एक काम और करता है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके देता है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा काउंट है वो ऊपर, दूसरे नंबर पे दूसरा काउंट, तीसरे नंबर पे तीसरा। तो इसने दे दिया कि लो वाले सबसे ज्यादा 8,670 लोग लो कैटेगरी के हैं, मिडिल 271 कैटेगरी वाले हैं, हाई 9 कैटेगरी है। तो हाई में केवल 9 कैटेगरी है, यानी कि एक बड़ा गैप 15,000 से मैक्स वाले में लो कैटेगरी है ना। तो आप अपना अलग अलग चेंज करके देखो, तो इस तरह एनालिसिस होती है। अब चलिए मान लीजिए मुझे अब हाई वाली कैटेगरी पे देखना है कि कौन लोग हैं, तो मैंने क्या किया, फिर से दोस्तों स्लाइसिंग कर रहा हूं जैसे बैलेंस वाला, DF1 लिखा। स्लाइसिंग क्या याद है, ट्रू फॉल्स पास करना है, तो मैंने लिखा DF1 कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, इक्वल टू, डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी चेक कर रहा हूं, सिंगल इक्वल टू मतलब किसी चीज में एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो डबल इक्वल टू मतलब क्या है, हाई, HIGH। इसको रन कर दो,
तो देखिए ये डेटा आ गया मेरा उन 9 लोगों का, है ना। मैंने निकाल लिया, इसको एक्सेल में राइट करके दे दूंगा। मेरे मैनेजर ने पूछा कि 15,000 से ज्यादा वालों की लिस्ट दो, तो मैंने ये लिस्ट निकाली। इसको क्या करो, आप फिर से सेव कर दो, DF अंडरस्कोर, एक नाम देता हूं पहचान के लिए, नाम सेव हो गया। ठीक है, ये डेटा फ्रेम है, इस पे भी वही काम होगा, डॉट हेड किया, .shape शेप में पैरेंथेसिस नहीं है, 9 rows and 19 कॉलम। ठीक है, इसको .to_CSV कर दिया, I.CSV। दोनों बार इंडेक्स ना जाए तो एक इंडेक्स हटा देता हूं, राइट हो गया। राइट हो गया तो मतलब इसको अब इंपोर्ट करके देखते हैं। स्पेलिंग सेम रखनी है, ऑर्डर भी। एक सेकंड दोस्तों, एक फोन आ रहा है? एक सेकंड में माइक, इंपॉर्टेंट पुराने बंदे का तो लेना पड़ा। अब मुझे बताइए कोई सवाल आपको पूछना है इसमें? यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरा क्या है today। ये देखिए, ये डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो ये देखिए, ये चूंकि डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर दिया था, तो डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी जो नई है उसी में आएगा, सेव होगा। ये देखिए, ये मेरा डेटा आ गया। ठीक है, कैटेगरी आ गए हाई लो, है ना। अब आप इसमें जो फिल्टर विल्टर लगाते हैं, है ना, आप इसमें फिल्टर विल्टर लगा के इसमें आप देखिए जो लोग करना है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और हाँ, तो ये हो गया। और अब देखिए, इसमें मल्टीपल चीजें भी आप कर सकते हैं। हाई, अब देखिए मैंने कहा कि लो, ठीक है दोस्तों, लो वाला ले रहा हूं, सॉरी, एक्सेल ओपन है, देखिए एक्सेल ओपन है, इसलिए दोबारा नहीं राइट कर पाया। एक्सेल बंद करूंगा तो उसके ऊपर ओवरराइट है, परमिशन डिनाइड, hi.csv, ये hi.csv ओपन है। अब देखिए रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, हाई के ऊपर ही रन हो जाएगा, बट बस रन करके दिखाने के लिए। अब देखिए ये ज्यादा आ गया, 867019 कॉलम। अब देखिए आपको और कैट लगाना है, DF1 कैटेगरी इक्वल टू लो एंड कैटेगरी लो हो, और कोई कॉलम चुन लेते हैं, परचेजेस बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 हो। ठीक है, बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1, Ctrl+C, बैलेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं नीचे सेव कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आपको शीट में दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर रहेगा। इसको दे रहा हूं मल्टीपल, M नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एरर आ गई, देख लेते क्या है। कैन नॉट परफॉर्म रैंड विद डी टाइप एरे स्केलर ऑफ टाइप बुलियन। तो ये क्या कर रहा है, देखिए कंफ्यूज हो गया, इसके और इसके बीच आ गया, इसको पैरेंथेसिस में डाल दो दोस्तों। ये क्या कर रहा है, एंड को ना लो और DF1 के अंदर में समझ रहा है, अपने नजदीकी वालों को ही वो एंड लगाने लग गया, तो इन दोनों को बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं आई। चलिए अब हम लोग DF_M Ctrl+C Ctrl+V डॉट हेड करते हैं। ठीक है, फिर .shape करते हैं। 19 लोग आए, नहीं 5933 आए जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। देखिए सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है,
और बैलेंस लो है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। अब देखिए कैश परचेज फ्रीक्वेंसी, अब कहते हैं परचेज फ्रीक्वेंसी भी 1 होनी चाहिए, तो इसी में लगा देते हैं एंड कंट्रोल इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए परचेज फ्रीक्वेंसी भी 1 होनी चाहिए, बैलेंस फ्रीक्वेंसी भी। अब देखिए सेव कितना आ रहा है, 18,098 लोग ऐसे हैं जिनकी जो लो बैलेंस वाले में है, लेकिन उनकी बैलेंस फ्रीक्वेंसी और परचेज फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपना काम करते चले जाते हैं, और भी नए नए तरीके आपको खोजने हैं, कैसे स्लाइसिंग करनी है, कैटेगरी बनानी है। अब मुझे बताइए कि कोई आप लोग को इसमें कोई इश्यू आ रहा है, कोई भी एक पार्ट जो अभी तक मैंने कराया हो जिसको आप चाह रहे हो कि रिपीट कर दिया जाए, तो बताइए। राजी, ये जो अभी जस्ट आपने बताया इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? एक्चुअली मेरा इंटरनेट बीच में लैग करने लग रहा था, तो कुछ पार्ट मिस हो गया। बिल्कुल। Okay. हाँ, कुछ बोल रहा था मोना, कुछ बोल रही है? नहीं, एक बार थोड़ा फिर से एक बार अगर आप रिपीट कर दो। इसको मैं नए सिरे से करता हूँ, ठीक है। हाँ। यहाँ पे हम लोग अपना पहले डेटा देखते हैं, df1 डॉट हेड करते हैं। ठीक है, मुझे हेड करके पता चल गया। अब मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। प्लीज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ custody whom balance is greater than 15,000 balance frequency is equal to 1 इसको ऐसे कर देता हूँ अलग अलग उसमें। one of purchase frequency is also equal to 1। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया कि मुझे मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला कि देखो ये जो तुम्हारा ये इस साल का पूरा जो बैलेंस शीट निकालो, मुझे उन लोग को तो जिनके बैलेंस 15,000 से ज्यादा है, बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 है, परचेज फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 ऑफ परचेजेस फ्रीक्वेंसी भी 1 है, उन लोग की लिस्ट मुझे निकाल के दी। तो मैंने अपना डेटा जो था एक्सेल में 1 ईयर का पूरा इम्पोर्ट लोड किया। ठीक है, तो उसको कुछ नाम दिया था df1, तो मैंने उठाया इसको। तो मैंने df1 उठाया और मैंने क्या किया कि चलो भाई df1 डॉट शेप देख लेते हैं क्या है पहले, और इसमें ऑलरेडी मैंने एक कैटेगरी बना रखी है। मान लो कैटेगरी नहीं बनी है, तो भी मैं क्या करूंगा, अब मैं df1, अब मैं मल्टीपल चीजें लिखूंगा मैं। ठीक है, कैसे? पहले ट्रू फॉल्स क्या लिखना है, df1 मैंने क्या लिखा, बैलेंस नाम का जो कॉलम है ग्रेटर देन 15,000 होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब मैं एंड लगाऊंगा। एंड का मतलब क्या है दोस्तों, बताया था आपको। एंड और आर का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू माना जाएगा। यानी फाइनल ट्रू कब होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स होगा वही रो निकलेंगी। ये स्लाइसिंग ही है। मैं रो का इंडेक्सिंग देता था, यहाँ पे रो की इंडेक्सिंग की जगह ट्रू फॉल्स दे रहा हूं। तो पहला ट्रू पहली रो का, दूसरा ट्रू दूसरे रो का, फॉल्स या जो भी है वो रो वाइज रेस्पेक्टिव है। तो 8950 रोज का डेटा, तो 8950 ट्रू फॉल्स पास करूंगा और फाइनल रिजल्ट क्या देगा, ट्रू के लिए। अच्छा दोस्तों, यहां पे जो ना मैं कंडीशन दे रहा हूं, एक से ज्यादा कंडीशन दे रहा हूं। तो एक से ज्यादा कंडीशन को मैंने आपको बताया था कि कंबाइन करने के तरीके क्या है, एंड या आर, है ना। तो उन कंडीशन के बेसिस पे एक फाइनल ट्रू फॉल्स आएगा। एंड लगाऊंगा तो मतलब क्या है, ये कंडीशन और जो बाद में लिखने वाला दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी फाइनल ट्रू बनेगा, तभी वो फाइनल ट्रू यहां पास होगा, तो वो रो आएगी। तो चलिए लिखते हैं DF1। दूसरा कॉलम है मेरा बैलेंस फ्रीक्वेंसी। कंट्रोल C, कॉपी पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे सेम वो इशू नहीं आता है। जो एंड वाला फंक्शन है ना, ये एरर कर जाता है। ये इसके नजदीकी में DF1 है, इधर 15, इन दोनों के बीच में एंड लगाने जाता है, इसलिए मैंने इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया है। अब दोस्तों क्या कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, हाँ तो हो जाए, सिंपल बना दो, ठीक है। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी कि यानी बैलेंस वाला कॉलम 15,000 से ज्यादा हो और बैलेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे एक कस्ट आईडी उठाया, देखिए कैसे एक कस्ट आईडी, उसकी बैलेंस फ्रीक्वेंसी 15,000 से ज्यादा हो तभी इसका सिलेक्शन करूंगा। लेकिन परचेज फ्रीक्वेंसी 1 हो और इसके अलावा उस रो पे वन ऑफ परचेज भी 1 हो और परचेज इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी भी 1 हो, जब ये पूरी कंडीशन मेट होगी तभी वो कस्ट आईडी, वो वाली कस्ट आईडी मैं उठाऊंगा, है ना। तो जैसे एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं 3 कॉलम पे, तो मैंने कहा कि देखो यहां पे ट्रू, एंड का मतलब है जब ये और ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये फाइनल ट्रू बनेगा उस रो के लिए। अभी यही नहीं रुक रहा हूं मैं, और भी कंडीशन दे रहा हूं। एंड परचेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, यानी वो कस्ट आईडी जो 15,000 से ज्यादा हो, उसकी बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 हो, परचेज फ्रीक्वेंसी 1 हो और वन ऑफ परचेज फ्रीक्वेंसी भी 1 हो। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा कोड हो गया। एंड का मतलब हो सबके बीच एंड लग गया, यानी सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू है। अगर सारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ट्रू नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन मैंने लगा दी। अब मैं रन कर रहा हूं, ये देखिए ये आ गया। अब इसमें टिकटॉक इतने ही डेटा है जी। देखिए ये पहला कस्टडी 15,000 से ज्यादा है, बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 इंस्टॉलमेंट नहीं, बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 है, परचेज फ्रीक्वेंसी, परचेज फ्रीक्वेंसी भी 1 है, वन ऑफ परचेज फ्रीक्वेंसी, 1 ऑफ परचेज फ्रीक्वेंसी, 1 ऑफ परचेजेस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, 1 ऑफ परचेजेस फ्रीक्वेंसी ओह सॉरी, यहां पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, इसलिए इसको इसने कंसीडर नहीं किया। सॉरी, यहां भी इसको पैरेंथेसिस में बंद करना होगा, इसीलिए वो गलत रिजल्ट आ गया। देखिए अब रिजल्ट सही आ गया। पूरे डेटा में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं दोस्तों
जिनका बैलेंस 15,000 से ज्यादा है, देखिए 15,000 ज्यादा सही है, दोनों की बैलेंस फ्रीक्वेंसी 1 है, परचेज फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 ऑफ परचेजेस फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो चारों कंडीशन सही हो रही है, सिर्फ 2 बंदे हैं। तो ये मेरे कस्ट आईडी निकल गए और मैं अपने मैनेजर को इसको CSV में राइट करके दे दूंगा। अब देखिए इसको मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया, इसको एक ऑब्जेक्ट नेम दे देता हूं, df_mult, मल्टीपल कंडीशन है कुछ ऐसी, उसको रन किया तो df_mult हो गया। df_mult को कॉल किया तो ये हो गया। अब इसको CSV में लिख के CSV फाइल को मेल में अटैच करके भेज दीजिए। ये है दोस्तों मल्टीपल कंडीशन लगा के हम लोगों ने। आप बताइए, कुछ पूछना है? क्लियर है राज जी अभी? मोना, आपको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है, थोड़ा एक बार फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ से हाँ, तो। ये ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब ये था 1 वे में, इसलिए मैंने इस तरीके से बताने कि एक रिदम मेंटेन रहेगा। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं बेसिक से, ठीक है, फंडामेंटल से शुरू कर रहे हैं। देखिए चलिए, रो सिलेक्शन, एडिशन एंड डिलीशन, अब रो वाइज कर रहे हैं। देखिए मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, 1 और 2 की वैल्यूज हैं और इसमें कुछ वैल्यूज हैं, सेम डेटा है, मैंने कॉल किया ये df है। df.loc_b मैंने ऊपर बताया था, ये देखिए इंडेक्सेस डाला, 0 1 2 3 डालेंगे तो भी होगा, b डाला तो देखिए यहां पे क्या था ना कि df.loc_b, सॉरी ये LOC मुझे भी बताना होगा, ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं। ठीक है, देखते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। इसको हैश कर देता हूं, अभी मैं आके वापस बताऊंगा क्योंकि LOC बताना है। फिर भी मैंने बता दिया है, तो चलिए मैं बता दिया है तो मैंने तो इसको करते हैं पहले, ठीक है। ये मेरा df1 है दोस्तों, ठीक है, इसी को बताते हैं तो थोड़ा ज्यादा ठीक लगेगा। दोस्तों आपको पता है मैंने बताया था कि सीधे df1 पे मैं स्लाइसिंग कर रहा हूं, तो या तो मैं रो स्लाइसिंग कर रहा हूं या कॉलम, है ना। रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं स्लाइस कर पा रहा हूं। अगर आपको डेटा फ्रेम पे रो और कॉलम दोनों एक साथ स्लाइस करना है तो उसके लिए 2 फंक्शन है दोस्तों, df.loc और दूसरा है दोस्तों df.iloc। इन दोनों में अंतर क्या है? LOC मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब अपने कॉलम और रो की लोकेशन बताओ, मतलब नाम बताओ, मतलब कि दोस्तों लेबल वाइज, ठीक है। लेबल वाइज, रो और कॉलम लेबल वाइज बताना है, ठीक है। ILOC का मतलब होता है दोस्तों इंटीजर लोकेशन। अब इंटीजर में बताइए लोकेशन, यानी कि ये कस्ट आईडी बैलेंस नहीं, इसका एक्चुअल बाय डिफॉल्ट जो पाइथन में इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 और रो वाइज 0 1 2 3 वो बताइए। तो ठीक है, इंटीजर लोकेशन, ठीक है। तो DF_LOC लेवल वाइज, DF_LOC इंटीजर वाइज। तो चलिए दोनों को करके देखते हैं। तो अब मेरे डेटा फ्रेम का नाम है df1, मैंने लिखा .loc स्क्वायर ब्रैकेट .loc। अब दोस्तों एकदम सिंपल सी चीज याद रखनी है, कॉमा, कॉमा के पहले नंबर ऑफ रोज, कॉमा के बाद नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां चलिए 5 से लेके 10 तक रोज में ले रहा हूं, ठीक है। और कॉलम, कॉलम बैलेंस, ठीक है। देखिए मेरा डेटा आ गया दोस्तों, ये देखिए ये है 5 से 10 तक रोज का बैलेंस वाला कॉलम आ गया। अब देखिए LOC फंक्शंस क्या, रो और कॉलम दोनों वाइज स्लाइस कर पा रहा हूं, है ना। इसको लिस्ट में डाल के देखो, शायद इसका नाम भी आ जाए। डेल, ओहो क्या हो रहा है, मैं
बैक स्पेस, ओ सॉरी, कर्सर वहां पे है, हाँ देखिए बैलेंस कॉलम का, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया तो कॉलम का नाम दिया गया। एक से ज्यादा कॉलम लेने हैं दोस्तों, बैलेंस देखिए क्या हुआ, 5 से 10 रो और बैलेंस फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, निकाल लिया मैंने। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रो और कॉलम वाइज दोनों स्लाइसिंग करते हैं। बाकी आपको ये देखिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाकी जो थंब जो हमारा रूल है वैसे ही काम करता है, ठीक है। और सिर्फ कॉलम लेने हैं तो वो ऐसे भी काम करता है, कंट्रोल एक्स, सॉरी कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा, सॉरी कॉमा के पहले स्पेस कोलन स्पेस, ये देखिए ऑल द रोज ऑफ दीज कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए मैं मान लीजिए यहां पे रो वाला लिख देता हूं, ये है मेरा, अब मान लीजिए इंटीजर लोकेशन कैसे काम करेगा, देखिए df1.iloc सेम काम के लिए, देखिए 5, ये तो इंटीजर है ही, कॉमा। अब देखिए मेरे कॉलम के नेम क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये देखिए आ गया 5 से 10 रो 1 2। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम वाइज दोनों स्लाइसिंग कर लेते हैं। ILOC का मतलब है इंटीजर लोकेशन, LOC का मतलब है जस्ट लेबल वाइज, जो लेबल है वो देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे अगर मैं नाम देना चाहूं, एरर आ गई, नन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप आर इन द कॉलम्स, इंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया LOC और ILOC। चलिए अब देखिए रो सिलेक्शन, मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है, की वैल्यू, डेटा फ्रेम में डाला डिक्शनरी को, तो रन किया तो ये देखे 1 2 की वैल्यू आ गया। अब कुछ स्लाइसिंग पहले देख ही चुके हैं, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये df.loc बी डाला, बी, ये देखिए, ठीक है। लेबल, तो देखिए 1 2, पहला 1 कॉलम का बी, 2 कॉलम का बी, तो 1 कॉलम का बी क्या, ये वाली रो आई है, लेकिन कॉलम नेम को लिखते हुए साफ साफ 1 कॉलम में बी रो की 2 वैल्यू है, 2 कॉलम पे 2, ठीक है। ये देखिए स्लाइस हो क्या गया, ये जस्ट TF मैच कराने के लिए 2.02 1, देखिए यहीं पे अगर मुझे करना हो कंट्रोल C, अब देखिए यहां पे मैंने कॉलम, यहां पे कॉमा रो ये वाली और कॉलम 1, तो देखिए रो और कॉलम दोनों हो गया। ये देखिए 1 कॉलम का बी में जो था केवल एक वैल्यू थी 2, है ना। बी से टी तक कर देते, तो बी कोलन कोट्स पे डी,
तो ये देखिए 1 कॉलम का BCD आ गई वैल्यू। ये तो ऑर्डर में हो गया। अगर ऑर्डर नहीं देना है अब मुझे यहाँ पे जो नहीं देना है तो मैं कैसे दूं? एक सिलसिलेवार ढंग से नहीं तो लिस्ट बना के दूं, एक से ज्यादा, कोट्स में B, कोट्स में C, फिर कोट्स में D। देखिए ये वाली रोज चाहिए। कोलन से क्या है, एक एक आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन तरीका बस बता रहा हूं, चलिए हटा ही देता हूं। B और D चाहिए, तो लिस्ट बना के B और D रो का लेबल और 1 कॉलम। अब D में क्या है, NaN है, तो ये देखिए 1 में NaN है, D में NaN आ गया। ठीक, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो तुरंत बोल दीजिएगा रिपीट करने के लिए। अब इन्हीं चीजों को ILOC से भी लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे ये क्या था, B वाली रो ले रहे थे, तो अब यहां पे I डाल दिया। अब रन करते हैं, देखिए एरर आ गई। कैन नॉट इंडेक्स बाय लोकेशन इंडेक्स विद नॉन इंटीजर की। नॉन इंटीजर की नहीं से काम नहीं चलेगा, यानी इंटीजर की दो। तो देखिए क्या है, 0 1 1 डाल दें। ये कह रहे हैं 1 को आप ऐसे मत लिखो, स्ट्रिंग बना दिया आपने कोट्स में। अब देखिए आ गया, है ना। 1 रो का दोनों कॉलम, ये मेरा DF। इसको अब करते हैं इंटीजर प्रोसेस, Ctrl+C, यहां पे 1 है, इंटीजर में डालना है। 1 रो ऑफ 1 कॉलम। तो अब दोस्तों यहां पे देखिए फिर से एरर आएगी। ये कह रहा है कि एरर 1, तो सॉरी ये 1 है, ये यहां पे हमको कॉलम 0 डालना होगा, है ना। 1 वाला कॉलम कौन सा है, ये 0, ये 1। क्या आ गया एरर, सॉरी I नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे I लिखना होगा। ये देखिए, तो 1 वाली रो का 0 कॉलम 2, तो 1 वाली रो का, ये 1 वाली रो का 0 कॉलम ये 2 है। B से D तक जाना है, तो B क्या है, 0 1 2 3। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब हम इस पे लिखते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, इसमें शायद पूरा आ रहा है। तो कहां पे थे हम लोग, हाँ 1 3, तो 3 तक पूरा आता है। जब DF LOC और ILOC लिखते हैं दोस्तों, तो एंड को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। यहां 1 डाल दिया, सॉरी 0 कॉलम, ILOC लिखना होगा। तो 1 2 3, नहीं 3 नहीं आ रहा है, 4 लिखना होगा, नहीं 1 2 3 4 लिखना होगा दोस्तों। अब देखिए BCD। अच्छा सॉरी दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं कर रखना है। यहां भी पाइथन का जो जेनेरिक इंडेक्सिंग का तरीका है, वो जब नंबर में लिखोगे तो आप याद रखो, अल्फाबेट में लिखोगे तो पूरा लेगा, नंबर में लिखेंगे तो लास्ट को एक्सक्लूड करेगा, यानी 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3, 1 2 3 मतलब BCD। देखिए आ गया 0 कॉलम। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करना है,
तो ये 1 था, ये 3 था, ठीक है। तो सीरीज में नहीं बढ़ रहा है, तो लास्ट एक्सक्लूजन की बात नहीं है, एग्जैक्ट नाम देना है। 3 है, ये 1 है, ये आई है, बी और डी 1 का नहीं, हमें 0 का देना था, 1 था ये, 2 और 10, ठीक है, एग्जैक्ट से। तो ये है दोस्तों एलओसी, ये है दोस्तों आईएलओसी। कामा के पहले नंबर ऑफ रोज, कामा के बाद नंबर ऑफ कॉलम। आईएलओसी में इंटीजर में देना है, एलओसी में लेबल जो एज इट इज लिखे हुए हैं वो देने। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर लेते हैं। सेम चीज है भाई, pd.data frame d। कुछ पूछना है दोस्तों, पूछिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्लास जो है बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगा, ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सेम वही है डेटा फ्रेम में DFLOC 2, तो सेकंड रो आ रही है इंटीजर की, यानी 0 1 2, तो 3 3 आएगा, 3 3 आ गया। और वही DF1:2, तो 1 से लेके 2 रोज, 1:3, 1 से 3 रो, DFLOC स्पेस कोलन स्पेस मतलब ऑल द रोज ऑफ 1 and 2 कॉलम। इंटीजर लोकेशन मतलब कामा, कामा के पहले देखिए नंबर ऑफ रोज, स्पेस कोलन स्पेस मतलब ऑल द रोज ऑफ 1 कॉलम। DF2 इक्वल टू 4, यानी डेटा फ्रेम में से जहां पे वैल्यू 2 वाला कॉलम इज इक्वल टू 4 है, तो वो पूरे डेटा फ्रेम की वैल्यू चाहिए। यहां से स्लाइस करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए। तो जहां पे 4 की वैल्यू है, जहां 2 कॉलम में 4 है, तो वो सारी रोज, एक ही रो है जहां 4 है, तो वो डेटा आ गया, है ना। ये देखिए स्लाइसिंग, एडिशन ऑफ रो, आई थिंक यहीं पे आप लोग स्लाइसिंग तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये कल से करेंगे, ठीक है। या जैसा बोलिए, और कराना तो और कराते हैं। आई थिंक इतना ठीक है राज जी, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। तो ठीक है, आप लोग डेटा फ्रेम अपना लीजिए, और ये स्लाइस अभी तक चाहे जितनी अपडेट हो गई है, इसको मैं अपलोड कर देता हूं आज की क्लास में, एंड कल हम लोग इसके आगे करेंगे। सर आप और लोगों से भी पूछ लो अगर उनको अगर नहीं ठीक है। ठीक है, मैं अभी ये इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अपनी एक्सेल और CSV को लोड करके उस पर थोड़ा थोड़ा करके नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है। चलिए ओके स्टॉप करते हैं रिकॉर्ड।